हाँ जी, क्लास +1 ये वीडियो बच्चे आपके लिए है। इसमें हम हेस लॉ डिस्कस करेंगे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ, द डेफिनेशन इज द enthalpy change of a chemical reaction is always constant or same whether a chemical reaction takes place in one step or it is taking place in multiple steps। बट जो उसकी चेंज इन एंथैल्पी है, जो उसका डेल्टा एच है, वो ऑलवेज सेम रहने वाला है। ठीक है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज द सेम whether that reaction is taking place in a single step or it is taking place in multiple steps। Or it is taking place in multiple steps, तो delta H will be same। तो अगर it is taking place in multiple steps, जो delta H आएगा तो वो उनका अलजेब्रिक सम हो जाएगा each individual रिएक्शन की delta H का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ इसको आगे क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कोई रिएक्शन है A to B और इसकी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो है -Q। मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट हैज बीन रिलीज्ड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक तो पाथवे ये है कि एक रिएक्शन A से B डायरेक्टली हो गई, सिंगल स्टेप में हो गई, दैट इज द वन थिंग। और दूसरा पाथवे ये हो सकता था कि सबसे पहले A से C बना। ठीक है, जब A से C रिएक्शन हुई तो इसका जो चेंज इन एंथैल्पी था उसको डेल्टा H1 मान लेते हैं। मान लीजिए -Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। और देन ये रिएक्शन C से D गई। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H आया उसको मैं डेल्टा H2 मान लेता हूं और उस समय Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसका डेल्टा H कितना हो गया। एंड देन ये रिएक्शन फिर D से B गई है और इसके लिए डेल्टा H मान लीजिए -Q3 है। Q3 अमाउंट ऑफ हीट हैज बीन रिलीज्ड जब D से रिएक्शन B है। तो अब यही रिएक्शन बनना तो A से B ने ही है, A से B ही बना है, पर अब ये 3 स्टेजेस में हुई है। तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं देखता हूं तो इनका अगर मैं डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 करता हूं इनके लिए, मतलब -Q1 प्लस -Q2 प्लस -Q3 अगर मैं करता हूं तो ये सारी की सारी वैल्यू डेल्टा H के इक्वल ही आ जाती है। मतलब द चेंज इन एंथैल्पी जो सिंगल स्टेप रिएक्शन की आई थी, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज चेंज इन एंथैल्पीज दैट हैज बिकम इक्वल टू द चेंज इन द एंथैल्पी दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फॉर ए सिंगल रिएक्शन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन सेम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H becomes equal to डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। डेल्टा H -Q था तो ये becomes equal to -Q1 प्लस -Q2 प्लस -Q3
माइनस को अगर मैं कॉमन यहां से निकाल लूं तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो दैट विल बी सेम चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर मैं इसको इधर लेकर जाता हूं तो माइनस Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करता हूं तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। जीरो के इक्वल क्यों आ जाएगा? बिकॉज चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H सेम है, दैट इज सेम, दैट इज द एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ हेसस लॉ। अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ करने वाले हैं, थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन करने वाले हैं हेस लॉ की। तो देखो बच्चों, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ हेस लॉ, एक्चुअली हम ये डेफिनेशन से ही हम इसको आगे लेकर गए हैं, वही रिएक्शन है ए से बी बन रहा है। हमने मान लिया कि ये रिएक्शन दो स्टेप्स, दो पाथवेज में हो सकती है, नॉट स्टेप्स, दो पाथवेज। एक तो डायरेक्टली ए से बी बन सकता है, उसके लिए हमने देख लिया था कि उसका जो डेल्टा एच आएगा दैट विल बी माइनस क्यू होगा। और एक सेकंड पाथवे है, दूसरा पाथवे ये है कि ए से सी बनेगा, सी से फिर डी जाएगा और डी से बी बनेगा। और इस रिएक्शन में डेल्टा H1 आपका माइनस Q1 आया था, डेल्टा H2 माइनस Q2 आया था और डेल्टा H3 माइनस Q3 आया था। और हमने बाय डेफिनेशन किया था कि डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। बच्चे वैसे हेस लॉ को ना इट इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं। That Hess's law, याद रखना, this Hess law can also be known as a particular form of law of कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने इसको पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों बोला, उसकी जरूरत हमें यहाँ थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन में पढ़ने वाली है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो और एनर्जी बोलो, मास और एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to another form. Similarly, mass can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another form. यहाँ पर law of conservation of energy ही लिख लो, mass को इग्नोर कर दो। तो इसको मैं स्पेशल केस बोलने जा रहा हूँ ऑफ law of conservation of energy, पर्टिकुलर फॉर्म बोलने जा रहा हूँ। कैसे? कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि चाहे रिएक्शन पाथ 1 से हुई चाहे पाथ 2 से हुई, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज ऑफ का जो रिएक्शन है, ठीक है, तो डेल्टा H है वो ऑलवेज, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज डेल्टा H इज ए स्टेट फंक्शन। तो दैट्स व्हाई चाहे रिएक्शन को पाथ 1 से करवा दो चाहे पाथ 2 से करवा दो, डेल्टा H चेंज होने वाला नहीं है, तो इट विल बी सेम, ये सेम रहेगा, ये हमें पता है। पर थ्योरेटिकल प्रूफ करने के लिए हम इसको एक बार ये मान के चलते हैं कि सेम नहीं है। डेल्टा H यहाँ का अगर इस रिएक्शन, इस पाथवे से रिएक्शन हो रही है तो यहाँ जो डेल्टा H है और यहाँ जो डेल्टा H आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, these both are different, ये एक दूसरे से अलग है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, दोनों केसेस लेकर चलेंगे, तब देखेंगे कि क्या फिर फर्क पड़ने वाला है। तब अगर इस बात को आप चेंज करते हो तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अफेक्ट होने वाला है, उसको कैसे ये वायलेट करने वाला है। तो केस 1 मान, सबसे पहले केस 1 आप मान लो कि जो डेल्टा H है that is greater than delta H1 plus delta H2 plus delta H3, मतलब जो माइनस Q है that is greater than माइनस Q1 plus Q2 plus Q3, ठीक है। कहने का मतलब जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुई थी तो तब जो चेंज इन एंथैल्पी है वो ज्यादा है,
इन कंपैरिजन विद जब मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। अगर ये ज्यादा है तो मैं डेल्टा H माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 अगर करूं तो इसका मतलब ये जीरो नहीं आने वाला है। क्यों? बिकॉज जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुई थी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई थी इन कंपैरिजन विद दिस स्टेप, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब देयर इज ए नेट रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ है। कहने का मतलब अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है इन कंपैरिजन विद मल्टीपल स्टेप्स, तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, नेट रिलीज ऑफ एनर्जी है। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एक स्टेप में बन रही है सिंगल स्टेप में। अगर वही रिएक्शन को मैं मल्टीपल स्टेप्स में नहीं करवाता, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है। वायलेट हो रहा है मतलब चैलेंज हो रहा है कि कुछ नई अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस हो गई और ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज डेल्टा H शुड बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, इनके अलजेब्रिक सम के इक्वल आना चाहिए, दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो इसका मतलब एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड, एनर्जी क्रिएट हो गई है, पर ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। सिमिलर केस 2 की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस में मान लो कि डेल्टा H लेस देन है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। मतलब जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हुई है तो तब लिबरेशन ऑफ एनर्जी, जब चेंज इन एंथैल्पी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद सिंगल स्टेप। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर मैं ये करूं डेल्टा H माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इज इक्वल टू, यहां भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में मैं बता सकता हूं कि देयर इज ए नेट अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुई है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं। तो अगर ये हो रहा है ना, ये एनर्जी के अब्जॉर्प्शन वाला केस बन रहा है, वो कैसे बन रहा है अब्जॉर्प्शन वाला केस? आप देखिए, डेल्टा H होता है माइनस Q, ठीक है, और डेल्टा H1 माइनस Q1 माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3। ठीक है जी, अब माइनस Q अगर इनमें से मैं कॉमन माइनस लेकर बाहर निकालूं तो ये बन जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी आएगी, कुछ देर के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो देयर इज एन अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो मतलब अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कोई एक एक्सेस एनर्जी जो बनी थी वो अब्सॉर्ब हो गई है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डेल्टा H विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ डेल्टा H1 डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इस केस की अगर बात करते, इस केस में अगर मैं देखता तो डेल्टा H1 माइनस यहां वैल्यू पुट करता तो ये नेगेटिव आता है। नेगेटिव कैसे आता बच्चों? लेट मी शो यू हियर, डेल्टा H का माइनस Q एंड माइनस, इनका माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये ज्यादा है और ये कम है तो नेट नेगेटिव। मतलब अगर डेल्टा H ज्यादा हो गया then the algebraic sum of delta H1 delta H2 delta H3, तो इसका मतलब there is a release of energy that has been taken place। अगर delta H सेकंड केस में लेस हो गया, there is an absorption of energy has been taken place, that extra energy।
उस एक्स्ट्रा एनर्जी का, रिलीज हुआ है या ऑब्जॉर्प्शन हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हेस लॉ क्या कहता है, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। तो नेट देयर इज the energy of the system, it will remain conserved, there will not be any creation of energy, or there will not be any destroying of energy, nothing will take place, so energy will remain conserved. And that was the theoretical explanation of Hess law.